नमस्कार, एग्री मिशन कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं शिव घोटिया। आशा करता हूं आप स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। कंटिन्यू आप जो क्लास है वो देख रहे होंगे और अच्छे से उसको लर्न भी कर रहे होंगे। आशा करता हूं जो पहले करवा दिया गया वो आपने कंप्लीट है वो अच्छे से कर लिया होगा। साथियों, यदि आपने स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के लिए जो कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आई हुई है उसके लिए अप्लाई किया तो उसके लिए भी आपकी क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अभी जो वैकेंसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर आई है उसके लिए भी क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आगामी आने वाली कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 के लिए क्लासेस ऑलरेडी अपने बात कर रहे थे इसकी कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। पूरा कंप्लीट सिलेबस है वो अपने स्टेप बाय स्टेप है उसको कवर करते जा रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैं आशा करता हूं आप सभी ने जो पहले वाली क्लासेज है वो अच्छे से देख ली होंगी, नोट्स भी बना लिए होंगे और याद भी आपने अच्छे से कर लिया होगा। मैंने आपको गाय की नस्लें हैं वो कंप्लीट करवा दी है। गाय का जो चैप्टर है वो कंप्लीट है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। चाहे आप पीछे के जितने कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम हुए हैं, चाहे कृषि पर्यवेक्षक 2012 का है या 13 का एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर वो लीक होने के बाद 2015 में हुआ, उसके बाद 18 है, फिर उसके बाद में 21 है। सभी के आप क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व कीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का एग्जाम आता है और कैसे क्वेश्चन है वो बनता है। तो आपने अच्छे से नोट्स बना के और पढ़ रहे होंगे, मैं ये आशा करता हूं। और 2 वीडियो आपको मैंने शेयर किए थे बेसिक एनिमल हस्बेंड्री के टर्मिनोलॉजी के बारे में। आशा करता हूं आपने वो वीडियो भी देख लिए होंगे और अच्छे से उनको याद कर लिया होगा, क्योंकि जो आपको टेबल है मैंने करवाई है टर्मिनोलॉजी की, वहां से 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी चूकने वाला नहीं है वहां से क्वेश्चन। आपको वो टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे किसी पशु की ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है और उसका जो मैटिंग की क्रिया है वो क्या कहलाती है। जो टेबल आपको मैंने करवाई वो अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए। बार बार नोट्स का रिवीजन कीजिए और आप धीरे धीरे उसमें परफेक्ट होते जाओगे। तो चलिए आज बात करेंगे अपने भैंस के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है भैंस। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले साथियों एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें अपने साथियों तक, कृषि विद्यार्थियों तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद में अपने स्टार्ट करते हैं। और साथियों यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं भैंस को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा भैंस, बफेलो। भैंस बफेलो। देखिए अपने बात करें भैंस की तो जो पूरे विश्व की भैंस है वो एशिया महाद्वीप में पाई जाती है कितनी, 95%। यानी दुनिया की जो भैंस है टोटल उसका 95% वो एशिया महाद्वीप में पाए जाती है। यानी टोटल जो विश्व में भैंस पाई जाती है उसका 95% भैंस है वो कहां पाई जाती है, एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। उसके बाद में बात करूं कि भैंस को और संज्ञा भी दी गई है, भैंस को और क्या कहा जाता है। देखिए बात करूं संज्ञा की तो भैंस को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है 12th की उसमें ये ब्लैक डायमंड की संज्ञा है वो साफ साफ लिखा हुआ है और ये संज्ञा है उसमें दी गई है। अब अपने बात करें यदि भैंस के वर्गीकरण की तो देखिए सबसे पहले भैंस का देखते हैं कि देखिए जो भैंस है वो एक तो अफ्रीकन टाइप की होती है और एक आपकी रहती है नंबर 1 अफ्रीकन। और दूसरी आपकी रहती है जो रहती है वो है एशिया। दूसरी है एशिया।
यानी जो एशिया महाद्वीप में जो पाई जाती है। अब बात करूं यानी नस्लें हैं जो दो प्रकार की, अफ्रीकन और एशियाटिक या एशिया में पाई जाने वाली, इनकी मैं बात करूं तो इनको भी आगे अपने दो भागों में डिवाइड है वो कर लेते हैं। इनको भी अपने दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो आपकी नस्ल रहती है कौन सी, एक आपकी नस्ल रहती है जंगली और एक रहती है पालतू। एक आपकी रहती है जंगली और दूसरी रहती है पालतू। जंगली और दूसरी रहेगी आपकी पालतू। जंगली का मतलब जिसे पाला नहीं जाता है और पालतू का मतलब है जिनको अपने डेयरी फार्म या घरों पे पाला जाता है। यानी डोमेस्टिकेटेड जो अपनी बफेलो है उसे पालतू कहा जाता है। अब पालतू भैंस की मैं बात करूं, इसको भी पुनः दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पालतू भैंस को भी, वो देखिए कौन कौन सा है। पालतू भैंस को पुनः दो भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। तो पहला है अपने पास, देखिए, जिन्हें भारतीय भैंस कहते हैं, चाहे आप भारतीय कह सकते हो या आप जलीय भैंस कह सकते हो, जलीय, या आप नदीय भैंस भी कह सकते हो, नदीय भैंसें। नदीय भैंसें एक ही बात है, चाहे आप भारतीय भैंस कहो, चाहे जलीय भैंस कहो, चाहे नदीय भैंस कहो। यानी रिवेरियन या वाटर बफेलो या इंडियन बफेलो या इंडियन बफेलो, एक ही बात है। फिर मैं बात करूं दूसरा, इसका जो टाइप है वो आपका रहता है भारतीय के बाद में विदेशी नस्लें, विदेशी भैंस, विदेशी भैंस, या इसे कहते हैं दलदली, या क्या कहा जाता है, दलदली, यानी स्वैम्प बफेलो कहा जाता है। एक्जोटिक, एक्जोटिक या स्वैम्प बफेलो कहते हैं। देखिए साथियों, भारतीय या जलीय भैंसें होती है वो जल में रहना पसंद करती है, यानी नहाना पसंद करती है। और ये नस्लें हैं वो स्वैम्प यानी दलदली क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नस्लें हैं आपकी कीचड़ में रहना पसंद करती है, उसमें बैठना पसंद करती है, तो इन्हें दलदली भैंस कहा जाता है। इन दोनों में मैं कुछ अंतर की बात करूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, इनका दूध उत्पादन कम होता है। इन नस्लों का दूध उत्पादन क्या होता है, दूध उत्पादन कम, दूध उत्पादन कम। इनका जो दूध उत्पादन होता है वो अधिक होता है, इनका दूध उत्पादन अधिक होता है। बात करूं इनके सींगों की, इनके सींग क्या होते हैं, बड़े होते हैं। सॉरी, यदि मैं बात करूं इनमें जो डिफरेंस होता है उसकी, तो डिफरेंस क्या होता है। देखिए, मैं बात करूं यदि डिफरेंस की कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। भारतीय भैंसों को क्या होता है, दूध उत्पादन अधिक, दूध उत्पादन अधिक होता है, और इनके सींग क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और इनका यानी विदेशी का दूध उत्पादन क्या होता है, दूध उत्पादन कम। क्या होता है, दूध उत्पादन कम होता है। फिर दूसरे अंतर की यदि मैं बात करूं, इनके सींग यानी भारतीय भैंसों के सींग क्या होते हैं, सींग छोटे होते हैं, और इनके सींग क्या होते हैं, बड़े होते हैं। सींग बड़े होते हैं, सींग बड़े होते हैं। यह मुख्य क्या रहता है आपका, इन भैंसों में अंतर रहता है। एक अंतर और है, देखिए गुणसूत्रों का। इसमें मैं बात करूं यानी जो भारतीय भैंस है इसमें 2n बराबर यानी जो गुणसूत्रों की संख्या है वो रहती है 50, यानी 50 गुणसूत्र रहते हैं। बात करूं विदेशी नस्लों की, तो विदेशी नस्लें होती है जो भैंस की, इनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 48, 48 गुणसूत्र होते हैं। देखिए, जो भारतीय भैंस है इनका दूध उत्पादन है वो औसतन 1300 से 2000 लीटर। अरे कितना होता है, 13 से
1300 से लेकर 2000 लीटर दूध उत्पादन प्रति ब्यांत मिलता है। प्रति ब्यांत यानी औसत 300 दिन में, कितने दिन में? औसत 300 दिन के अंदर 1300 से 2000 लीटर है वो अपने को दूध है भारतीय भैंसों के द्वारा प्राप्त होता है। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए भैंस की बात कर रहे थे अपने, भैंस है वो एशिया महाद्वीप में, यानी पूरे विश्व की 95% भैंस है वो कहां पाई जाती है? एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। उसके बाद में संज्ञा की बात करें तो संज्ञा है, यानी भैंसों को क्या कहा जाता है? ब्लैक डायमंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक डायमंड कहा जाता है, इंपोर्टेंट है। फिर बात करें, दो भागों में बांटा जाता है, अफ्रीकन और एशियन। अफ्रीकन और एशियन में, यहां एशियन कर लेना आप, अफ्रीकन और एशियन में। फिर अपने एशियन की बात करें, एशियन में भी दो भागों में इसको बांटा जाता है, जंगली और पालतू के अंदर। एक आपकी जंगली और दूसरी आपकी कौन सी? पालतू। जंगली का मतलब जो डोमेस्टिकेटेड नहीं है या इनको पाला नहीं जाता है, और पालतू जो अपने पालते हैं, इसको फिर पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया, भारतीय और विदेशी। भारतीय नस्लें या जलीय नस्लें भी कहते हैं इनको, या नदीय भैंसे भी कहते हैं, रिवेरियन या वाटर बफेलो या इंडियन बफेलो कहते हैं। विदेशी या जो दलदली होती है उनको एक्जोटिक बफेलो या स्वैम्प बफेलो कहा जाता है। देखिए अंतर की मैं बात करूं तो अंतर क्या होता है? भारतीय नस्लों का जो दूध उत्पादन अधिक होता है, 1300 से 2000 लीटर औसतन दूध उत्पादन प्रति ब्यांत 300 दिन में मिलता है। विदेशी नस्लों या स्वयं का अपने का जो दूध उत्पादन है वो बहुत कम मिलता है। भारतीय नस्लों के सींग क्या होते हैं? छोटे होते हैं। विदेशी नस्लों के सींग क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और ये याद रखना गुणसूत्रों का जो अंतर है कि जो भारतीय नस्लों में 50 गुणसूत्र होते हैं और विदेशी में कितने होते हैं? 48 गुणसूत्र है वो रहते हैं। आपने ये नोट भी कर लिया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, बात करेंगे भैंस के बारे में आगे। आपने आशा करता हूं जो टेबल मैंने करवाई थी, जैसे भैंस के मांस को क्या कहते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। देखिए आंसर आप अपने कम से कम मस्तिष्क में दीजिए। मैंने पूछा, इसका मतलब आप मेरे बिल्कुल फेस टू फेस सामने नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं आंसर नहीं दे रहा। आप अपने आप में बोलिए, जिससे चीजें आपको क्लियर होगी, याद होगी। तो भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं भी? बफन कहा जाता है। भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? बफन है वो कहा जाता है। फिर मैं बात करूं भैंस के स्टार्टिंग में आपने क्या किया था, यदि फिर मैं बात करूं कि भैंसों का वर्गीकरण है वो कैसे किया गया है, किस प्रकार है वो भैंसों को क्लासिफिकेशन है वो रखा गया, यानी किंगडम है आपका, जो डिवीजन है कौन से डिवीजन में रखा गया है, कौन से क्लास में रखा गया है, ऑर्डर है, फैमिली है। तो बात करें क्लासिफिकेशन में, सबसे पहले देखिए किंगडम, यानी भैंस का जो किंगडम है, किंगडम, भैंस का किंगडम, या जिसे क्या कहते हैं? जगत कहते हैं। पहले भी आपको करवा चुका हूं पशुओं का। इसका जगत है वो कौन सा कहता है? जगत है वो कौन सा रहता है? जानतव। जगत जानतव कौन सा रहता है? जगत रहता है जानतव, या इसे कहते हैं एनिमेलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमेलिया भी कहते हैं। जगत जानतव या एनिमेलिया आप कह सकते हो। अब उसके बाद में मैं बात करूं कि डिवीजन या विभाग है वो कौन सा रहता है? डिवीजन या विभाग है इसका कोडेटा रहता है। डिवीजन या विभाग, डिवीजन या विभाग, डिवीजन या विभाग कोडेटा, कोडेटा, या आप क्या कह सकते हो इसे, यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रज्जुधारी कह सकते हो, रज्जुधारी, यानी जिनमें क्या है? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो एनिमल वो किस डिवीजन में आते हैं या किस विभाग में आते हैं? वो है जो कोर्डेटा के अंदर आते हैं। किस में आते हैं? कोर्डेटा के अंदर है आते हैं। फिर अपने बात करें क्लास की। देखिए क्लास कौन सी है इसकी, क्लास की बात करें, आप क्लास कह सकते हो या वर्ग कह सकते हो। क्लास कह सकते हो या वर्ग कह सकते हो।
क्लास या इसका वर्ग है वो कौन सा रहता है? मेमेलिया रहता है। कौन सा? मेमेलिया या स्तनधारी। मेमेलिया या स्तनधारी, यानी जो बच्चों को दूध पिलाते हैं जो जंतु, वो किस में रखे जाते हैं? वर्ग मेमेलिया या स्तनधारी में रखे जाते हैं। फिर मैं बात करूं ऑर्डर की कि भैंस को किस ऑर्डर में रखा जाता है? ऑर्डर यानी गण, ऑर्डर या गण, किस गण में रखा जाता है? इसको रखा जाता है ओर्ड ओडक्टिला, ओर्ड ओडक्टिला में रखा जाता है। यानी जिनके पैर क्या होते हैं? समतल होते हैं, उनको ओर्ड ओडक्टिला में, यानी जिनका खुर है वो क्या होता है? 2 भागों में बटा होता है। खुर है वो 2 भागों में बटा होता है। फिर यदि मैं बात करूं कि इसकी फैमिली क्या रहती है, फैमिली है वो क्या रहती है? फैमिली या अपने कह सकते हैं इसका परिवार कह सकते हैं, परिवार कह सकते हैं। वो इसका कौन सा रहता है? बोविडी, वो रहता है इसका बोविडी। उसके बाद यानी सींग है वो खोखले होते हैं, बोविडी का अर्थ। फिर बात करूं मैं वंश की, यानी इसका वंश है वो कौन सा होता है? वंश यानी जीनस, जीनस यानी वंश की बात करूं मैं, इसका वंश रहता है बुवेलस, वंश बुवेलस। और इसकी जाति यानी स्पीसीज, स्पीसीज या जाति कौन सी रहती है? वो रहती है इसकी बुवेलिस। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया? सॉरी, इसका एनिमल का जो कह सकते हैं जूलॉजिकल नेम है वो क्या हो गया? इसका बुविलस, बुविलस हो गया। यानी जीनस और स्पीसीज को रखा जाता है जूलॉजिकल नेम के अंदर। इतना आपको समझ आ गया होगा कि जगत जानता या एनिमेलिया, विभाग कोर्डेटा या रज्जुधारी, वर्ग मेमेलिया या स्तनधारी, गण है ओर्ड ओडक्टिला, परिवार बोविडी, वंश है बुवेलस और जाति है बुवेलिस। तो इसका जो जूलॉजिकल नेम हो गया वो क्या हो गया? जूलॉजिकल नेम भैंस का बुवेलस, बुवेलस बुविलिस, बुवेलस बुवेलिस, इसका क्या हो गया? जूलॉजिकल नेम हो गया। आपको याद रखना है। अपने क्रोमोसोम नंबर यानी गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 2n बराबर 48 और 50, यानी जलीय या भारतीय में 48 और विदेशी में 50 रहते हैं। फिर मैं कुछ और बात करूं कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पे है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, देखिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो कहां पे रहता है? हिसार में रहता है। कहां है? हिसार के अंदर है। नेक्स्ट और मैं बात करूं, देखिए जो राजस्थान के अंदर, राजस्थान में भैंस नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र कहां पे है? भैंस नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र, भैंस नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र है वो कहां पर रहता है? ये रहता है वल्लभनगर उदयपुर में। राजस्थान में वल्लभनगर उदयपुर, वल्लभनगर उदयपुर, यानी राजस्थान के अंदर भैंस नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है? वल्लभनगर उदयपुर में। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो कहां पे? हिसार में है, हिसार हरियाणा में, हिसार हरियाणा में है। इतना आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में अपने बात करेंगे राजस्थान में, देखिए एक पशु मेला लगता है, बहरोड़ पशु मेला। कहां लगता है? अलवर में लगता है बहरोड़ पशु मेला, बहरोड़ पशु मेला। देखिए जो बहरोड़ पशु मेला लगता है, बहरोड़ पशु मेला, इसमें क्या है? जो भैंस की मुर्रा नस्ल है उसकी खरीद फरोख्त है वो होती है, भैंस की मुर्रा नस्ल की। और भैंस की जो मुर्रा नस्ल है इसकी वंशावली कौन रखता है? ICAR रखता है। भैंस की मुर्रा नस्ल की वंशावली कौन रखता है? ICAR है वो रखता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अपने चलेंगे आगे। ये आप
फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद में अपने आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट अपने बात करें भैंस का जो वर्गीकरण है या क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन की मैं बात करूंगी, किस प्रकार क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो बात करें वर्गीकरण की, देखिए भैंस का वर्गीकरण है वो किस प्रकार किया गया है उसकी बात करते हैं। वर्गीकरण की बात करेंगे। देखिए वर्गीकरण है, सबसे पहले मैं बात करूं कि भैंस का जो वर्गीकरण है शरीर भार के आधार पर किया गया है। शरीर भार के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसमें भैंस को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले रखा गया है भारी, नंबर 1 पे रखा गया है भारी नस्लें। उसके बाद में नंबर 2 पे है मध्यम नस्लें, यानी शरीर भार के आधार पे जो वर्गीकरण है मध्यम नस्लें। उसके बाद में तीसरा जो अपना रहता है वो है आपकी हल्की नस्लें। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हल्की नस्लें। अब देखिए भारी नस्लों में भैंस की कौन कौन सी नस्लें आती है वो आपको याद रखना है। भारी नस्लों में देखिए नंबर 1 जाफराबादी, कौन सी? जाफराबादी। दूसरी आती है आपकी मुर्रा, तीसरी आती है नीली रावी। भैंस की जो सबसे भारी नस्ल है वो कौन सी रहती है? सबसे भारी नस्ल है वो ये रहती है जाफराबादी। सबसे भारी नस्ल कौन सी रहती है? जाफराबादी रहती है। फिर अपने बात करें कि मध्यम नस्लों की, मध्यम नस्लें कौन सी रहती है? यदि मैं बात करूं मध्यम नस्लों में नंबर 1 है बधावरी, नंबर 2 नागपुरी, नंबर 3 मैसाना। सबसे जो हल्की नस्ल है, देखिए आप यहां कंफ्यूजन में रह सकते हो कि सबसे हल्की नस्ल है वो कौन सी होती है। देखो सबसे हल्की नस्ल तो होती है नागपुरी। भैंस की सबसे हल्की नस्ल पूछे, सबसे हल्की, लेकिन क्या है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सबसे हल्की नस्ल दिखा रखा है किसको? सूरती को। तो सबसे हल्की नस्ल आपको नागपुरी याद रखना है। और बात करूं फिर हल्की में कौन सी नस्ल को रखा गया है? सूरती को रखा गया है। किसको रखा गया है? सूरती नस्ल को रखा गया है। आशा करता हूं आपको इतना जो क्लासिफिकेशन है, यानी शरीर भार के आधार पर वर्गीकरण, उसमें 3 प्रकार से भारी, मध्यम और हल्की। यानी ये आप ट्रिक से याद रख सकते हो, जामुनी, यानी जा से जाफराबादी, मुंह से मुर्रा और नी से नीली रावी। फिर मध्य में भदावरी, नागपुरी और मैसाना नस्लें रहती है। हल्की नस्ल में आपकी सूरती रहती है। इसके बाद में अपने एक क्लासिफिकेशन और पढ़ते हैं। आशा करता हूं यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद में एक क्लासिफिकेशन अपने और पढ़ेंगे, तो इसको फटाफट नोट कीजिए और मैं इसको इरेज करके आगे चलता हूं। फ्रेंड्स, आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि जिससे क्या होगा, थोड़ा सा मैं पॉजिटिव फील करता हूं, यानी पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आती है कि बच्चों को अच्छा, जो मेरे साथी स्टूडेंट हैं उनको अच्छा समझ आ रहा होगा। देखिए बच्चे तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे आप हम उम्र होंगे, कोई 2-4 साल छोटा होगा, कोई 2 साल 1 साल बड़ा होगा। तो अपना यहां कोई छोटा भाई है मेरा, कोई बड़ा भाई है, तो आप बुरा मत मानिएगा भी बच्चा कह दिया होगा। तो चलिए बात करते हैं अपने एक वर्गीकरण और की।
वर्गीकरण की मैं बात करूं तो एक वर्गीकरण अपने पढ़ते हैं, यानी अपने स्थान के आधार पर वर्गीकरण पढ़ते हैं, यानी भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण, 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 आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले अपने इसको अपने कितने भागों में बांटते हैं, इसको अपने हैं जो 5 भागों में बांटते हैं। कितने? 5 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं, 5 भागों में बांटेंगे और सबसे पहले अपने बात करते हैं केंद्रीय नस्लें, यानी जो केंद्रीय नस्लें, केंद्रीय क्षेत्र की नस्लें हैं वो कौन कौन सी है, तो वो मैं यहां लिख रहा हूं। नंबर एक है पंढरपुरी, उसके बाद में नंबर 2 है नागपुरी, नंबर 3 है मंडा, नंबर 4 है जेरांगी, नंबर 5 है कालाहांडी। ये सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन है, वैसे आपको डिटेल में इनको नहीं पढ़ना है, तो क्लासिफिकेशन में याद रखना है। और नेक्स्ट है संबलपुरी। कौन सी है? संबलपुरी। नेक्स्ट है संबलपुरी। पंढरपुरी, नागपुरी, मंडा, जेरांगी, कालाहांडी और संबलपुरी, ये केंद्रीय क्षेत्र की क्या है? भैंस की नस्लें हैं। पंढरपुरी है, नागपुरी है, मंडा है, जेरांगी है, कालाहांडी है और संबलपुरी है। इसके बाद में अपने नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 2 पे यूपी क्षेत्र की जो नस्लें हैं, नंबर 2 यूपी क्षेत्र की मैं बात करूं, यूपी क्षेत्र की कौन सी नस्लें हैं, वो नंबर 2 यूपी। देखो यूपी की कौन कौन सी नस्लें आती है, आप सभी को पता है। एक तो आती है बदावरी, यानी यूपी का जो बदावर रियासत थी वहां की मूल स्थान माना जाता है बदावरी, और सबसे ज्यादा फैट भी इसी भैंस के दूध के अंदर पाई जाती है। फिर मैं बात करूं दूसरी नस्ल की, यहां की तराई नस्ल भी कहां की है? यूपी की है। कहां की है? तराई नस्ल और बदावरी नस्ल है, वो दोनों की दोनों नस्लें कहां की है? यूपी की है। फिर अपने बात करें गुजरात क्षेत्र की, कौन सी? गुजरात क्षेत्र की। नंबर 3 है गुजरात क्षेत्र, नंबर 3 गुजरात क्षेत्र। देखिए जिन नस्लों का मूल स्थान गुजरात है वो आपको पहले से थोड़ा आइडिया होगा। तो नंबर 1 है सूरती, आप सभी को पता है सूरत और खेड़ा बड़ौदा जो जिले हैं वहां इसका मूल स्थान माना जाता है। सूरती के बाद में दूसरी नस्ल आती है जाफराबादी। फिर बात करूं उसके बाद में नंबर 3 आती है महसाना जिला कहां है? महसाना जिला है वो गुजरात में है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट यदि बात करें जो दक्षिणी भारत की नस्लें हैं, कौन सी? दक्षिणी क्षेत्र की जो नस्लें हैं वो कौन कौन सी है भैंस की? दक्षिणी नस्लों की बात करें यदि, नंबर 1 है साउथ कनारा। कौन सी है? साउथ कनारा। नंबर 2 है टोडा। साउथ कनारा और टोडा, ये जो टोडा नस्ल है भैंस की सबसे उपद्रवी नस्ल मानी जाती है। क्या होती है? सबसे उपद्रवी नस्ल मानी जाती, सबसे ज्यादा वोलेंट नस्ल है वो किसको? भैंस की टोडा नस्ल को माना जाता है। उसके बाद में मैं बात करूं यदि मुर्रा टाइप नस्ल की, इसी में मुर्रा टाइप रखा गया है। यदि मैं मुर्रा टाइप नस्लों की बात करूं तो इसमें है आपकी कौन कौन सी नस्लें हैं वो मुर्रा टाइप में रखी जाती है। देखिए एक मुर्रा को कुंडी मुर्रा को भी कहा जाता है, लेकिन जो मैं नस्ल बता रहा हूं वो क्या है? दूसरी नस्ल है आपकी रहेगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं मुर्रा टाइप में। एक आपकी नस्ल रहती है इसमें खुद मुर्रा,
दूसरी रहेगी कुंडी, तीसरी नस्ल रहेगी आपकी इसके अंदर गोदावरी, और चौथी रहती है आपकी नीली रावी। चौथी नस्ल रहेगी इसमें नीली रावी। चौथी रहेगी आपकी कौन सी? नीली रावी। ये क्लासिफिकेशन भी आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के किस कोने में कौन सी नस्ल है वो पाई जाती है। तो केंद्रीय नस्लें वो कौन सी है? पंडरपुरी, नागपुरी, मंडा, जरांगी, कालाहांडी और संबलपुरी। यूपी क्षेत्र की नस्लें हैं वो बदावरी और तराई नस्ल है। गुजरात की सूरती, जाफराबादी, महसाना। दक्षिणी क्षेत्र की बात करूं साउथ कनारा और टोडा। टोडा नस्ल सबसे उपद्रवी नस्ल मानी जाती है। मुर्रा टाइप नस्लों की मैं बात करूं तो मुर्रा, कुंडी और गोदावरी, नीली रावी को रखा गया है। ये अपने क्या है, भैंस की जो नस्लें हैं इनका जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो हो जाता है। फिर अपने बात मैं कुछ बेसिक बातें और बताऊं आपको। खैर मैं पहले भी ये चीजें बता चुका हूं। देखिए भैंस की जो रंभाने की क्रिया है, रंभाने की क्रिया या आवाज करने की क्रिया क्या कहलाती है? रंभाने की क्रिया। देखो पहले भी ये चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं, फटाफट बोलिए क्या कहलाती है? बेलोविंग कहलाती है। BELLOWING, बेलोविंग। ये बेलोविंग क्या होता है? भैंस की आवाज करने की क्रिया या गाय की भी आवाज करने की क्रिया वो क्या कहलाती है? बेलोविंग। एक होता है भैंस की जो कीचड़ में नहाने की क्रिया होती है, जो कीचड़ में नहाने की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए इसे W से स्पेलिंग स्टार्ट होगी, वेलोविंग कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? WALLOWING, वेलोविंग। ये क्या होती है? भैंस की कीचड़ में नहाने की क्रिया। कीचड़ में नहाने की क्रिया है वो क्या कहलाती है? बेलोविंग। इन दोनों में आप अंतर है वो क्लियर करना। बेल क्या होता है? घंटी होता है। वो आपका क्या होता है? आवाज करना। यानी ये जो है क्रिया आपकी रंभाने की क्रिया है वो कहलाती है। बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? किडिंग कहलाती है। सॉरी, बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। किडिंग क्या होता है? बकरी का होता है, बकरी का होता है। और इसकी जो मैटिंग की क्रिया है वो क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती। ये चीजें आपकी इंपोर्टेंट है। ये चीजें आपके क्या रहती है? इंपोर्टेंट है वो रहती है। तो आशा करता हूं इतनी आपको नस्लें हैं वो क्लियर हो गई होगी। इतनी नस्लें आपको क्लियर होगी। अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इतना क्लियर करते चलिए, इसको अच्छे से याद करते चलिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे नस्लों की, और उस वीडियो में अपने भैंसों को है जो अपने कंप्लीट कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर।